सिद्धांत है उनमें अपने बहुत बात इसमें की थी कि मानव पर वातावरण का प्रभाव होगा और मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसा क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता भी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन समय की मांग है, समय के साथ मानवीय आवश्यकता के अनुसार, मानवीय क्षमता के अनुसार, मानवीय विवेक के अनुसार है वो परिवर्तन होता है। परिवर्तन दोनों रूपों में होगा, प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन होगा, मानवीय वातावरण में भी परिवर्तन होगा। तो मानव अपने वातावरण को, जो वातावरणीय दशा जैसी उपलब्ध है जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, तो वहां की जैसी वातावरणीय दशाएं हैं उसको चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उसमें परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील रहता है। और एक और बहुत अच्छी परिभाषा जैन गुरुओं ने यहाँ पे दी है, परिभाषा बहुत पूछी हुई है, कई एग्जाम में ये आई हुई है, तो थोड़ा सा आप इसको ज्यादा गौर से देखें। पर्यावरण एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति है, न कि नियंत्रणकारी। अब यहाँ पे आप बात देखिए, बहुत अच्छी बात है जैन गुरुओं ने यहाँ पे कही है कि पर्यावरण है वो एक सीमाकारी व अवरोधक शक्ति है। सीमाकारी का अर्थ लिया जाता है कि आपको एक क्षेत्र वो निश्चित करवाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, शीतकटिबंधीय जलवायु है। अब बाजरे का जो उत्पादन है वो शीतकटिबंधीय जलवायु में नहीं होगा, उसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। तो पर्यावरण क्या कर रहा है, भौतिक दशा आपको उपलब्ध करवा रहा है कि इतने डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, वहां पे इस फसल का उत्पादन किया जाएगा। ऐसी धरातलीय संरचना होगी, वहां पे इस फसल का उत्पादन किया जाएगा। और जितने क्षेत्र में वैसी दशा है, वैसी धरातलीय संरचना है, उतने क्षेत्र में उस फसल का या उस क्रिया का किया जाना संभव होता है, उतने क्षेत्र में वो क्रिया की जा सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि पर्यावरण एक सीमाकारी होगी, एक क्षेत्र वो निश्चित कर रही है, अवरोधक है कि उससे आगे के क्षेत्र में आप वो कार्य नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको नियंत्रण नहीं कर सकते। वो नियंत्रण करने का, आपको बांधने का कार्य नहीं करेगी कि इतने क्षेत्र में ही आप कर सकते हैं, इससे आगे के क्षेत्र में आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट, जो परिणाम मिलना चाहिए वो आपको उतना प्राप्त नहीं होगा। तो इस रूप में यदि बात की जाए तो पर्यावरण है वो एक सीमाकारी, एक अवरोधक शक्ति है, न कि नियंत्रणकारी शक्ति है। अगली यहाँ पे अपन बात करते हैं अगले संभववादी विचारधारा के समर्थक ईसा बोमेन। और ईसा बोमेन ने अपनी रचना दी पोइनियर फ्रिंग में कहा है कि प्राकृतिक शक्तियां कोई भी सभ्यता को पूर्ण नष्ट नहीं कर सकती। प्राकृतिक शक्तियां कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानव द्वारा त्यागी या अपनाई जाती है। यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही सारगर्भित बात ईसा बोमेन ने अपनी रचना में कही है कि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन्होंने कभी भी किसी सभ्यता को नष्ट नहीं किया। नष्ट किसने किया? स्वयं मानव ने किया। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन्होंने तो आपको भौतिक दशा उपलब्ध करवा दी, आपको प्राकृतिक जो सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध करवा दी, लेकिन उसका उपयोग जो मानव ने किया, उसका अधिक यदि उपयोग किया है या विनाशकारी यदि उपयोग किया है, तो वो सभ्यता वहां पे क्या हुई? समाप्त हुई। जो सभ्यता समाप्त हुई उसमें प्राकृतिक शक्तियों का कोई योगदान नहीं है, उसमें योगदान किसका है? स्वयं मानव का है। इसलिए संभववादी विचारधारा जो मानती है कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रधान है। एक और भूगोलवेता की बात करें तो वैसे जर्मन दार्शनिक है हिगल, और उन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बात कही है कि मेरे सामने निश्चयवाद की बातें मत करो, क्योंकि निश्चयवाद कहता है कि नियंत्रण, तो मेरे सामने निश्चयवाद की बातें मत करो। पहले जहां यूनानी निवास करते थे वहां अब तुर्क निवास करते हैं, अर्थात साम्राज्य परिवर्तन हुआ है। अब साम्राज्य परिवर्तन हुआ क्योंकि निश्चयवाद तो कहता है कि मानव पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, मानव है वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि परिवर्तन हुआ कि जहां पे पहले यूनानी लोगों का निवास था वहां पे अब तुर्क लोगों का निवास है, यानी परिवर्तन की क्रिया हुई है, चाहे वो आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ यानी संभव है, संभव है। तो वो कौन सी विचारधारा है? संभववादी विचारधारा। और उसको संभव किसने बनाया? स्वयं मानव ने उसको संभव बनाया है। अगले भूगोलवेता की बात करें जिन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन किया, डिमांजिया ने संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही कि मानव द्वारा वातावरण में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, कि मानव के द्वारा वातावरण में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन
किस रूप में होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, स्वयं मानव पर निर्भर करेगा। मानवीय जो आवश्यकता है, मानवीय जो क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। तो संभववादी जो विचारधारा है वो किस बात का समर्थन करती है कि मानव है वो प्रधान है, मानवीय क्षमता है वो प्रधान है, प्रकृति है वो गौण है, प्रकृति केवल एक सलाहकारी संस्था है, प्रकृति एक केवल सीमाकारी अवरोधक शक्ति है, न कि नियंत्रणकारी शक्ति है। तो निश्चयवादी विचारधारा में अपन ने बात की थी कि निश्चयवादी विचारधारा में अपन ने बात की थी कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में होगा, मानव प्रकृति का दास होगा, मानव प्रकृति का गुलाम होगा। लेकिन संभववादी विचारधारा में बिल्कुल उसके विपरीत अपन ने बात की थी कि मानव है वो प्रकृति का दास नहीं होगा, मानव है वो प्रकृति का गुलाम नहीं होगा, मानव पर प्रकृति का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि मानव पर प्रकृति का, पर्यावरण का प्रभाव होगा। और प्रभाव भी किस रूप में होगा कि मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कार्य करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार जो कार्य करेगा, उन कार्यों को वहां की भौतिक जो दशाएं हैं वो उस पर प्रभाव डालने का कार्य करती है। और उन भौतिक दशाओं का उपयोग मानव अपनी क्षमता के अनुसार करता है, अपने विवेक के अनुसार करता है, अपनी छाट के अनुसार करता है, और उनका उपयोग करते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो संभववादी विचारधारा की यदि बात की जाए तो संभववादी विचारधारा मानती है कि मानव पर प्रकृति का प्रभाव है, मानव पर पर्यावरण का प्रभाव है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। प्रभाव है इसका अर्थ लिया जाएगा कि मानव है वो प्रधान है, मानवीय क्षमता है वो प्रधान है। तो निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार प्रकृति प्रधान है, पर्यावरण प्रधान है, जबकि संभववादी विचारधारा के अनुसार स्वयं मानव प्रधान है, मानवीय क्षमता प्रधान है।